क्या लिटरेचर में सिर्फ कहानियां होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर लिटरेचर में, हर कहानी में छिपी होती है कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? रिच एंड पुअर, वर्कर्स एंड द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी अमीर और गरीब की लड़ाई, ओनर्स और वर्कर्स के बीच की लड़ाई। मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी चलती है क्लास स्ट्रगल से और पूरी हिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास स्ट्रगल की कहानियां हैं। तो यानी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये कहता है कि हर कहानी, कोई भी कहानी न्यूट्रल नहीं होती। वो या तो ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वर्किंग क्लास के, या फिर ओनर्स के फेवर में बोलती है या उनके अगेंस्ट बोलती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ क्रिटिसिज्म नहीं है। मार्क्स तो एक इकोनॉमिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, जिनका मानना था कि क्लास जो हिस्ट्री है सिर्फ क्लास स्ट्रगल है, सोसाइटी क्लास स्ट्रगल से चलती है। जो उनके बाद में थिंकर्स आए जैसे जॉर्ज लूकस, एंटोनियो ग्राम्सी, रेमंड विलियम्स एंड टेरी इगल्टन, इन्होंने मार्क्स के आइडियाज को लिटरेचर पर अप्लाई किया और उन्होंने दिया हमको मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। मार्क्सिस्ट, बल्कि जो टेरी इगल्टन थे उन्होंने एक बुक लिखी मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो बहुत पॉपुलर भी रही। अब कुछ की फैक्टर्स के बेसिस पे, कुछ की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? बर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट। बर्जुआजी कौन थे? बर्जुआजी होते हैं फैक्ट्री ओनर्स एंड प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं? फैक्ट्री वर्कर्स। चलिए समझते हैं इसको हार्ड टाइम्स, चार्ल्स डिकन के हार्ड टाइम के एग्जाम्पल से। हार्ड टाइम में कौन था? बाउंडबी, जो कि एक फैक्ट्री ओनर है और उनकी फैक्ट्री में एक वर्कर है स्टीफन ब्लैकपूल, जो बहुत ज्यादा, जिसको बाउंडबी एक्सप्लॉइट करते हैं। वहां पे चाइल्ड लेबर है और वर्कर्स का कोई डिग्निटी नहीं है। अगर अब इसको मार्क्स के लेंस से देखा जाए तो क्या यहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स नजर आ रहा है? तो यस, दिस इज मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है आपका बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। चलिए बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को हम समझते हैं जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस से। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर जो बेनेट सिस्टर्स हैं, दे मस्ट मैरी वेल्दी मेन। व्हाई? बिकॉज जो उनके फादर हैं मिस्टर बेनेट, उनका सारा का सारा प्रॉपर्टी उनके एक डिस्टेंट रिलेटिव मिस्टर कॉलिंस को मिलने जा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ, उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा किसको? मिस्टर कॉलिंस को। एलिजाबेथ लव और सिक्योरिटी के बीच में स्ट्रगल करती है, तो वो मना कर देती है कि वो मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं करेगी। और वहीं पे जो उन्हीं की छोटी, जो एलिजाबेथ की ही छोटी सिस्टर है शार्लेट, एग्री कर जाती है मिस्टर कॉलिंस से शादी करने के लिए। अब इसमें बेस क्या था? इसमें बेस है हमारा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉज ऑफ प्रॉपर्टी। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर इसमें है हमारा सोसाइटल स्टेटस एंड मैरिज लॉज। वो क्या हो गए? हमारे सुपर स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट है इसके अंदर आइडियोलॉजी एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस। अब इसको समझते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर की किंग लेयर के एग्जाम्पल से। किंग लेयर के अंदर जो किंग लेयर हैं, ये एक एजिंग किंग है। इनकी 3 डॉटर्स हैं, रीगन, गोनेरिल एंड कॉर्डेलिया। अब किंग लेयर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को अपनी 3 बेटियों के बीच में डिवाइड कर देंगे बेस्ड ऑन देयर फ्लैटरी। अब जो 2 फर्स्ट डॉटर्स हैं उनकी, जो सबसे छोटी डॉटर है कॉर्डेलिया, वो अपने फादर को इतना फ्लैटर नहीं करती है। और जो 2 डॉटर्स हैं रीगर और गॉनरेल, वो फादर को बहुत फ्लैटर करती हैं। तो ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा शेयर उनको मिल जाता है और वो जो कॉर्डेलिया है उसको निकाल देते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है? किंग लेयर का डाउनफॉल। हमें इससे पता चलता है कि मोनार्की में कितनी हिपोक्रेसी है। अब इसमें जो, अगर इसको हम मार्क्स के लेंस से देखें तो हमको पता चलता है कि लोगों को किंग को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। किंग के हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, इवन इफ किंग इज रॉन्ग, किंग इज अनजस्ट। तो यानी हमने क्या किया? हमने रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को क्या किया? लोगों को इस तरह प्रेजेंट किया कि लोगों को लगेगा ये तो नेचुरल है, किंग के फेवर में ही बात की जानी चाहिए। किंग गलत हो या सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजीज को एक नेचुरल फैक्ट बना के लोगों के दिमाग में डाल दिया। नेक्स्ट इसमें क्या है? कमोडिफिकेशन।
कमोडिफिकेशन को समझते हैं द ग्रेट गैट्सबी के एग्जाम्पल से। गैट्सबी प्यार करते हैं डेजी से, पर क्या गैट्सबी सच्ची में सिर्फ डेजी से प्यार करते हैं? नहीं, डेजी एक वेल्दी वुमेन है। डेजी उनके लिए प्रेस्टीज का सिंबल है। अगर अब इसको मार्क्स के लेंस से देखा जाए तो जो गैट्सबी हैं वो डेजी को किस लिए प्यार करते हैं? क्योंकि वो उसको एक कमोडिटी समझते हैं। रिलेशनशिप्स भी क्या बन गए हैं? कमोडिटी बन गए हैं। जो कमोडिटी आपको ज्यादा सुकून दे सकती है आप उसकी तरफ ही खिंचे चले जाएंगे। तो जो गैट्सबी है उनके लिए डेजी सिर्फ एक कमोडिटी है जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट की फैक्टर क्या है? हेजीमनी। हेजीमनी का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस। इसको समझते हैं जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के एग्जाम्पल से। इन 1984 जो विंस्टन है वो एक पार्टी वर्कर है और बहुत नीचे वाले लेवल पे काम करता है। जो पार्टी का लीडर है उसको पूरी नॉवल में बिग ब्रदर के नाम से जानते हैं। वो एक नई लैंग्वेज जिसको वो न्यू स्पीक बोलता है इंट्रोड्यूस करना चाहता है, जिससे कि कोई भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, बिग ब्रदर के अगेंस्ट एक वर्ड भी ना बोल पाए। अगर अब इसको मार्क्स के लेंस से देखोगे आप तो रूलिंग क्लास क्या कर रही है? आपकी लैंग्वेज को कंट्रोल कर रही है, जिससे कि आपके थॉट्स को कंट्रोल किया जा सके। तो रूलिंग क्लास का डोमिनेंस टू कंट्रोल योर थॉट्स, हमें इसमें ये नजर आता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल। ये एक लास्ट की फैक्टर है। इसको हम समझते हैं जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म के एग्जाम्पल से। एनिमल फार्म के अंदर सारे एनिमल्स ह्यूमंस के अगेंस्ट रिबेल हो जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूमंस उनको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है? जो पिग्स होते हैं वो एक नए रूलर्स बन के सामने आ जाते हैं। तो आपको अगर इसको मार्क्स के लेंस से देखना है आपको क्या पता चलेगा? एक आपको पता नजर आएगा इसके अंदर कि पावर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है, एंड सेकंड कि जो रूलिंग क्लास है वो रिप्रोड्यूस हो सकती है किसी भी न्यू सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टाइम आप जब लिटरेचर को पढ़ोगे तो सिर्फ कहानी मत देखना, उसमें छिपी हुई जो जो एक्सरे है उसका पूरा एक्सरे करना, उसमें क्लास स्ट्रगल, पावर, सोसाइटी, रिच एंड पुअर, इन सबको देखना। आई होप यू विल लाइक दिस। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर एंड गिव योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।